तो हेलो पहला इस बार वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 77 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को दूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए रुपये हुए रहते चैनल को भी दूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउजन की पील रिफाइनमेंट की एनर्जी को देखकर ब्लैक रो पर्सन कहता है कि आखिर इस तरह की स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन में कहाँ से अपेयर हो गया है। कहीं ये बंदा इन लोगों में से तो नहीं जिन्हें ये ब्लैक एम्पर सेट इकट्ठा कर रहा है। और वैसे भी जो भी ये पील को रिफाइन कर रहा है, अगर उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाएगा। अब ये सुनकर डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लीडर फैंग जैंग हंसते हुए उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर से वो एनर्जी निकल रही थी। मगर तभी वहाँ पर एक आवाज आती है कि अगर किसी ने भी 100 मीटर रेडियस से आगे कदम भी रखा तो उसे वहीं पर मरना होगा। और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं आसमान में एक पावरफुल ओरा फैल जाता है और वो ओरा किसी और का नहीं बल्कि लिटिल फेई डॉक्टर की थी और उसकी आंखें भी पल पल हो चुकी थी। अब लिटिल फेई डॉक्टर को वहाँ पर देखकर फैंग जैंग और बाकी सभी के लोग हैरान होकर कहते हैं कि यार ये लड़की इतनी सीएस में दोजोंग लेवल पर कैसे और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लीडर फैंग जैंग को कहती है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है, इन 10 सेकंड में तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ। जो सुनकर के फैंग जैंग पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो थोड़ा डर भी गया था। और वो हैरान इसलिए था कि आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। मतलब कि लिटिल फेई डॉक्टर ने अभी फैंग जैंग को बहुत ही इज्जत से धमकाई थी, वरना उसे दूसरे लोग तो पेल कर चले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ उसे लिटिल फेई डॉक्टर से डर भी लग रहा था। लेकिन डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लीडर फैंग जैंग के पास ग्रेरो पर्सन भी था और उसके पास ग्रेरो पर्सन की सपोर्ट होने की वजह से वो लिटिल फेई डॉक्टर पर गुस्सा भी कर रहा था, क्योंकि उसके पास जो ग्रेरो पर्सन था वो लिटिल फेई डॉक्टर की मुकाबले का था। मगर वो ग्रेरो पर्सन फैंग जैंग को कहता है कि हमें यहाँ पर से जाना चाहिए, ये सही टाइम नहीं कि हम एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से डायरेक्ट फाइट कर बैठे। अब डीमन फ्लेम बेली के लोगों के साथ साथ फर्स्ट लीडर सुकियन और साउली भी अपने साउ गेट और जेरन एकेडमी के एक्सपर्ट्स के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी वहाँ लिटिल फेई डॉक्टर की नजर साउली और फर्स्ट लीडर सुकियन पर पड़ती है और लिटिल फेई डॉक्टर बड़े अच्छे से उनसे पूछती है क्या कहीं तुम लोग साउ गेट तो नहीं। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग रुक जाते हैं और इधर लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर साउली हैरान था और वो फिर फर्स्ट लीडर सुकियन को देखकर लिटिल फेई डॉक्टर को ग्रीट करके कहता है कि मैं साउ गेट का डिप्टी लीडर साउली हूँ। और इधर फर्स्ट लीडर सुकियन भी लिटिल फेई डॉक्टर को बहुत ही गौर से देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि अब ये कहीं हमसे फाइट न स्टार्ट कर दे। और वही दूसरी तरफ डीमन फ्लेम बेली के लोग भी बहुत ही गौर से उनकी बातों को सुन रहे थे। मगर इधर लिटिल फेई डॉक्टर साउली की बात को सुनकर बड़े अच्छे से उन्हें कहती है कि आप लोग साइड पर चले जाए और प्लीज यहाँ जो भी पील डिफाइन कर रहा है उसको डिस्टर्ब ना करना। अब ये सब सुनकर साउली हैरान था कि यार ये लड़की तो डीमन फ्लेम बेली के लोगों से बड़े गुस्से से बोल रही थी और हमसे बड़े अच्छे से बोल रही है। आखिर हमारा साउ गेट इस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिला तो नहीं। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर को साउली से इतने प्यार से बात करता देख डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लीडर फैंग जैंग के गाल फट रही थी और वो कहता है कि भला ये साउ गेट कब इस तरह की पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गया। और अगर ये लड़की वाकई में साउ गेट की तरफ है तो फिर हमारे डीमन फ्लेम बेली के लिए दो इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर उसके साथ खड़े ग्रेरो पर्सन कहता है कि फिक्र ना करो, ये लोग सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हमारी डीमन फ्लेम बेली इतनी भी वीक नहीं कि कोई भी उससे पंगा लेने का सोच ले। अब इधर फैंग जैंग सुक्का सांस तो लेते हैं मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की साउली से इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। अब इधर साउली लिटिल फेई डॉक्टर को ग्रीट करने के बाद 100 मीटर के रेडियस से निकल जाता है। मगर तभी बहुत सारे लोग 100 मीटर के बाहर इकट्ठा होकर उस एनर्जी पिलर को बड़े मजे से देखने लगता है। मगर तभी ब्लैक एम्बर पेवेलियन में मुया अपेयर हो जाता है और उसके साथ ब्लैक एम्बर सेट का एल्केमिस्ट किसन भी था, जिसको कि साउजन ने 1000 मेडिसिनल शॉप में सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। अब इसके साथ ही वहाँ एक येलो कपड़े पहने एक ओल्ड मैन भी अपेयर होता है, जो कि एक इलाइट दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक एम्पर सेट का चीफ मो टियानजिंग था। और अब वो लोग उस 100 मीटर के रेडियस से बाहर आकर रुक जाता है और कहते हैं कि यार मेरे ब्लैक एम्पर सेट पर मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड है, जो इतने सारे लोग हमारे इस ऑक्शन के लिए यहाँ तक आ गए हैं और ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और मोटियानजिन फर्स्ट लीडर सुकियन और डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लीडर फैंग जैंग को देखते हैं और फिर वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर कहता है कि यार ये लड़की इतनी सीएस में दोजोंग लेवल पर कैसे आ गई। अब इधर इसका सब कोऑर्डिनेट जूनियर सेट लीडर मुया भी लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर हैरान था और कहता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। जिस पर मोटियांगजिंग उसे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, और हाँ अगर जानते हो तो इस तरह की एक्सपर्ट से अच्छे रिलेशन रखना, ये हमारे ब्लैक एम्बर सेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जिस पर मुया कहता है कि हम बस एक बार मिले हैं मगर एक दूसरे को इतना जान नहीं पाए। अब मुया अपने एंसेस्टर मोटियांगजिंग को बताता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और वो साउजन के बारे में भी उसे बता देता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो बंदा अभी पील डिफाइन कर रहा है वो वही लड़का यानसा होगा जिसने एल्डर किसन को 1000 मेडिसिनल शॉप में सबके सामने जलील कर दिया था। मैं हैरान हूँ कि इतनी सी एज में इसकी एल्केमिस्ट स्किल इस लेवल पर कैसे पहुँच गई। और जब पीछे खड़े किसन साउजन की इतनी तारीफ होते हुए सुनी तो उसकी गांड जल रही थी। अब इसके साथ ही चीफ मोटियांगजिंग जल्दी से मुया और
जिसेन को समझाते हुए कहता है कि बात जो भी हो, तुम दोनों इस लड़की और उस लड़के यान साओ और उसके साथ जो छोटी लड़की है उनसे कोई भी पंगा नहीं करोगे, क्योंकि उनसे पंगा करना हमारे लिए महंगा पड़ सकता है। जिस पर मुया झूठे मुंह यस चिप कह देते हैं। अब मोटियानजिंग कहता है कि इस बार बहुत सारे ओल्ड डिमेन इस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें बस बैठकर इन सभी का तमाशा देखना है। कोई मरे या जिए, हमें इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई इस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में अच्छी चीज देगा तो ये बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा हम उसी को देंगे। जो सुनकर के मुया अपना सर हाँ में हिला देते हैं। अब मोटियानजिंग मुया को कहता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो, जिस पर मुया अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और फिर मोटियानजिंग लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि अगर ये लड़की तुम्हारी हो गई तो हमारे ब्लैक एम्बर सेट की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और ये हमारे लिए अच्छा है कि वो हमारी दुश्मन नहीं है। अब ये सुनकर के मुया बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अभी के लिए उसे अपनी ये पेरेंट्स और फेस पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि उसके बलबूते पर पिछले कुछ सालों में बहुत सारे टैलेंटेड लड़कियों के साथ बहुत ही मजे किए थे। अब इधर दूसरी तरफ साउयन की पील रिफाइनमेंट की लाइट एनर्जी एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट होकर आसमान की तरफ जाने लगता है, मगर तब भी साउयन उस रूम में बैठे बैठे अपनी सक्षम फोर्स को यूज करके उस पील को अपनी तरफ खींच लेता है, जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोग हैरान थे और बहुत सारे लोग तो साउयन को देखना भी चाहते थे कि यार ये टायर लेवल 6 की इतनी हैवी पील को बनाने वाला एल्केमिस्ट आखिर है कौन। मगर वो बेचारे वहाँ पर से मायूस होकर चले जाते हैं। अब लिटिल फेई डॉक्टर भी वहाँ पर से वापस अपने रूम में आ जाती है। अब एक दिन बाद लिटिल फेई डॉक्टर और साउयन की पील बनाने वाली खबर आग की तरह हर तरफ फैल जाती है और बहुत सारे लोग उस रूम की तरफ भी आते हैं ताकि वो साउयन से मिल सके, मगर उनकी हिम्मत ही नहीं होती दरवाजा खटखटाने की। और इधर मुया भी लिटिल फेई डॉक्टर से मिलना चाहता था, मगर वो भी लिटिल फेई डॉक्टर के डर से वहाँ नहीं आता, क्योंकि जब से उसे पता चला है लिटिल फेई डॉक्टर एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है, तब से उसकी फटकर हाथ में आ गई है। और इधर साउयन 2 दिनों के बाद उस चैम्बर से बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही एक चाय का जग लटक जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर साउयन की हालत को देखकर उसे सुनाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने पील बनाते हुए खुद का खून भी निकाल लिया। अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि क्या इन 2 दिनों में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं जोम ब्रेकिंग पील को बनाने के बाद भी और भी ज्यादा पील बनाने के लिए बैठ गया था। और अब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि वैसे भी हमने बहुत सारे लोगों को भगा दिया जो यहाँ पर तुम्हारे लिए आना चाहते थे, और हाँ मैं साउगेट से तुम्हारे सेकेंड ब्रदर साउली से भी मिल चुकी हूँ और उसके साथ एक वॉलमैन भी थे जो कि एक इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर थे, जिस पर साउयन कहता है कि वो जरूर जीएनएन एकेडमी से फर्स्ट लेयर सुकियानी होंगे। अब इस पर लिटिल फेई डॉक्टर पूछती है कि साउयन क्या तुम उनसे नहीं मिलोगे, जिस पर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर को मना कर देता है और वो कहता है कि अगर मैं अपनी भाई से मिल पड़ा तो ये जो ब्लैक कॉर्नर रीजन के दूसरे इलाइट दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है वो फिर डर कर अपने लिए हेल्प मंगवा लेंगे और फिर कहीं बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल करना हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। अब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और फिर वो साउयन से कहती है कि ब्लैक एम्बर सेट का वो कमीना जूनियर सेट लीडर मुया पिछले 2 दिनों से कई बार दरवाजे पर आ चुका है और वो कह रहा था कि ब्लैक एम्बर सेट का लीडर यानी कि उसका फादर तुमसे साउयन पर्सनली मिलना चाहता है, मगर मैंने उसको साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम अभी के लिए पील रिफाइन करने में बिजी हो। अब साउयन लिटिल फेई डॉक्टर को कहता है कि ये तुमने अच्छा किया, और फिर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये ब्लैक एम्बर सेट के लीडर मोटियान की स्ट्रेंथ कितने हैं, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि वह मोटियान जिन भी मेरी तरह ही एक स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर है और अभी के लिए वो दोजोंग लेवल के 4 स्टार पर है। और लिटिल फेई डॉक्टर साउयन को यह भी कहती है कि डिमन फ्लेम वैली के फर्स्ट लीडर फैंगडेन के पास जो ग्रेरो पर्सन था वो भी एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है। अब साउयन लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि डिमन फ्लेम वैली इस कुत्ते फैंगडेन को अकेले इस ऑक्शन में कैसे भेज सकता है, और रही बात वो ग्रेरो पर्सन की तो वो आखिर है कौन, मुझे उससे काफी ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आती है। और फिर साउयन कहता है कि वैसे भी इस बार इस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, क्या पता कौन इस बुद्धिस्टवा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हासिल कर सकेगा। अब इस पर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन को सुनाते हुए उसको आराम करने को कहती है, क्योंकि पील बनाने के चक्रों में साउयन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर साउयन रेस्ट करने के लिए चला जाता है। अब दूसरे दिन साउयन सुबह उठकर खुद को देखता है और अभी के लिए साउयन अपनी पीक पर था, और फिर वो खुद को और अपनी फेस को एक काले कपड़े से पूरी तरह से कवर कर लेता है। और जब लिटिल गर्ल जिया साउयन को काले कपड़े से कवर देखती है तो वो हंसने लगती है, मगर साउयन उसको भी जल्दी से एक काले कपड़े से कवर कर लेता है और साउयन उसे कहता है कि पीदी लड़की तुम इसे पहन के रखना, वरना ये ना हो कि बी ब्रदर साउली और फर्स्ट लीडर सुकियान तुम्हें पहचान ले। और बात रही लिटिल फेई डॉक्टर की, तो लिटिल फेई डॉक्टर को तो सभी लोगों ने कल देख ही लिया था, इसलिए लिटिल फेई डॉक्टर तुम्हें खुद को इस ब्लैक कपड़े से कवर करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर साउयन लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेई डॉक्टर को लेकर एक्शन हाउस की तरफ जाने लगता है, मगर तब भी वहाँ पर जूनियर सेट लीडर मुया लिटिल फेई डॉक्टर के नजरों में नंबर पर आने के लिए वहाँ आकर साउयन को एक टेबलेट देता है, जिससे इन तीनों को ऑक्शन हॉल में एक वीआईपी सीट मिल पाएगी। और वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर साउयन से कहता है कि मैंने ये एक टेबलेट अपने फादर से बड़े मुश्किल से सिर्फ आप लोगों के लिए हासिल की है, जिस पर साउयन उसकी वो टेबलेट लेकर उसको सिर्फ थैंक्स बोलकर वहाँ से लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर जाने लगता है। अब मुया साउयन को इस तरह से ज्यादा गुस्से में अपने दिल में साउयन को गाली देता है, लेकिन
लेकिन तब भी वो भी साउयन के ग्रुप के पीछे पीछे रहने लगता है। मगर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं तो तुम हमें इंटरफेयर कर सकती हो। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात को सुनकर मुयो के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल रहे थे। और दूसरी तरफ साउयन ऑक्शन हॉल की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा झुंड देखते हैं, जिसके ओरा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। मगर फिर साउयन ऑक्शन के लिए एक टनल में चला जाता है जहाँ सभी के लोग जा रहे थे और अभी के लिए वो टनल पूरी तरह से गार्ड की जा रही थी। और वहाँ पर बहुत सारे लोग साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर कह रहे थे कि यार ये स्ट्रॉन्ग लोग आखिर है कौन, मैंने इस औरत को आज तक ब्लैक कॉर्नर रीजन में पहले कभी नहीं देखा। और इधर इस टनल पर ब्लैक एम्बर सेट के एल्डर्स जो कि इस टनल पर पहरा दे रहे थे वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर पहचान रहे थे। और वो लिटिल फेई डॉक्टर के साथ साउयन को देखते जो कि इनके नजरों में एक एल्केमिस्ट बना था, वो उनका नाम भी जानता था जो साउयन ने खुद सभी को अपना नाम यानसा बताया हुआ था। अब वो एल्डर साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर को बीट करते हैं और अभी के लिए वो एल्डर साउयन से बात तो करना चाहते थे मगर साउयन बात करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिस पर वो एल्डर साउयन को ग्रीट करके साउयन का रास्ता खाली कर देता है। और साउयन एक स्माइल के साथ वहाँ से लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया को लिए आगे चला जाता है। और उनके जाने के बाद वो सभी के एल्डर्स कहते हैं कि यार इस सफेद बालों वाली लड़की के वजह से तो मेरी दाव की मेरी बॉडी में सर्कुलेट होना ही बंद हो गई थी। अब वो एल्डर बाकी के वीआईपी लोगों को रिसीव करने लगते हैं। और अब दूसरी तरफ साउयन ऑक्शन हॉल में एंटर होकर उस जेट टेबलेट को दिखाता है जो उसको छोटे ठर की मुयाव ने दी थी। उसके दम पर साउयन वीआईपी सीट पर लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया को लेकर बैठ जाता है। और अभी के लिए ब्लैक एम्बर सेट ने वहाँ सर्विस के लिए उधर अधनंगी लड़कियों को रखा हुआ था जो सभी के एक्सपर्ट्स को चाय पानी पिला रही थी। बस चाय पानी ही पिला रही थी, तुम लोग कुछ और मत समझने लग जाना है। अब ये देखकर साउयन सोचता है कि ये ब्लैक एम्बर सेट का लीडर कोई नेक्स्ट लेवल का हरामी होगा। अब इधर दूसरी तरफ वीआईपी सीट पर बैठे डीमन फ्लेम वैली के फर्स्ट एडर फैंग जांग अपने साथ बैठे ग्रुप से कहता है कि ये ब्लैक कपड़े से कवर जो पर्सन है उसी सफेद बालों वाली लड़की के साथ बैठे हैं, तो ये जरूर वही एल्केमिस्ट होगा जिसने परसों एक हाई ग्रेड लेवल की पील को रिफाइन कर रहा था, जिस पर उसके साथ ही ग्रेरो पर्सन जिन्होंने खुद को भी कवर किया हुआ था वो एक स्माइल के साथ कहता है कि होपफुली ये एल्केमिस्ट और वो लड़की हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। अब इधर साउयन डीमन फ्लेम वैली के एल्डर के पास उस ग्रेरो पर्सन को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखते हैं तो साउयन को उससे बहुत ही ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आती है, जैसे कि साउयन उसको पहले से ही जानता हो। अब इधर आधे घंटे में पूरा हॉल ही वीआईपी सीट से भर गया था और इस ऑक्शन हॉल में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग दोजोंग लेवल के एंसेस्टर भी थे जिन्होंने अपना ऑरा छुपाया हुआ था। और अभी के लिए साउयन को अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करने पर पता चलता है कि यहाँ पर 2 पर्सन है जिन्होंने अपना ऑरा सप्रेस किया हुआ है और वो 2 पर्सन कोई मामूली पर्सन भी नहीं है। अब इधर दूसरी तरफ ब्लैक एम्बर सेट के लोग ऑक्शन स्टेज के आसपास एक प्रोटेक्टिव सील बना लेता है ताकि कोई भी वहाँ से उनकी ऑक्शन वाली चीजें चोरी ना कर सके। अब इसके साथ ही वहाँ पर एक एलो रोपे ने एक बंदा अपेयर होता है और इस बंदे का ऑरा देखकर सभी के लोग हैरान होकर कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन जरूर मोतियान जिंग होगा जो कि इस ब्लैक एम्बर सेट का लीडर है। और इधर साउयन भी उसे देखकर कहता है कि ये मोतियान जिंग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि हाँ ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लीडर से कम तो नहीं बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इधर मोतियान जिंग हंसते हुए कहता है कि जैसा कि ये ऑक्शन मेरे ब्लैक एम्बर सेट में है तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जो सुनकर वहाँ वीआईपी सीट पर बैठे लोग कहते हैं कि मोतियान जिंग हम तो आपके ब्लैक एम्बर सेट के काफी अच्छे दोस्त हैं, आज ही लंड मेरा घंटा का दोस्त। अब भी देखना ये बुढ़ा मोतियान जिंग कैसे उनकी दोस्ती निकालता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा दोगला ये मोतियान जिंग है। आप सभी को आगे आगे पता चल ही जाएगा कि ये बुढ़ा मोतियान जिंग कितना बड़ा कमीना है। अब मोतियान जिंग साउयन की तरफ देखकर एक स्माइल करके कहता है कि ऑक्शन शुरू होने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगा कि अगर किसी ने भी मेरे ब्लैक एम्बर सेट की टेरिटरी में कोई भी टोपी ड्रामा किया तो मैं उसकी मौत कुत्ते से भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। अब ये सब कहकर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और अब इधर बहुत सारे लोग उसकी ये धमकी सुनकर सहम से गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे कि ये ऑक्शन को कैसे लूटा जाए। लेकिन मोतियान जिंग की ये बात सुनने के बाद उनकी ये प्लान यहीं पर फेल हो गए थे। और अब इसके साथ ही ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और फिर ब्लैक एम्बर सेट का एक ओल्ड मैन वहाँ पर ऑक्शन में बॉडी लगाने के लिए आता है और फिर वो एक स्क्रोल निकाल कर कहता है कि ये स्क्रोल एक सोन क्लास मिडिल ग्रेड की दाव टेक्निक है जिसका नाम फिंगर दाव टेक्निक है। और इस स्क्रोल की बोली 1 लाख गोल्ड कॉइन से स्टार्ट करते हैं, जिसको आम लोग बोली लगाते लगाते 8 लाख गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच जाते हैं। और वो फिंगर दाव टेक्निक 8 लाख गोल्ड कॉइन्स में बिक जाते हैं। और इधर साउयन इस छोटी मोटी दाव टेक्निक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि साउयन की इंटरेस्ट सोन लेवल की दाव टेक्निक में नहीं बल्कि डी क्लास की दाव टेक्निक में इंटरेस्ट था। और साउयन के पास में उतने गोल्ड कॉइन भी नहीं थे जो कि साउयन बेफालतू के चीजों को किने। और अब ऐसी बहुत सारी हाई क्वालिटी की चीज वहाँ आती है और उनकी नीलामी भी काफी ज्यादा हाई प्राइस में होती है। और इवन के एक बार तो साउयन का भी दिल किया कि वो किसी एक चीज पर बॉडी लगा दे, मगर फिर साउयन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको जो भी खरीदना था वो अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर वो खरीदेगा, क्योंकि साउयन के पास लिमिटेड ही गोल्ड कॉइन है। और अब साउयन बड़े मजे से चाय पीते हुए उन सभी वीआईपी लोगों को देख रहा था जो कि उन चीजों को खरीदने के लिए खुद को भी बेचने के लिए तैयार था। अब इसके साथ ही ऑक्शन में वो वर्ल्ड मैन ऑक्शन स्टेज पर एक खंजर लेकर आता है जिनमें रैंक 5 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोड भी लगा हुआ था। और इस खंजर के साथ
एक रेड कलर का बड़ा सा स्क्रोल भी था। अब वो ओल्ड मैन सबको बताता है कि ये एक रूलर दाव टेक्निक है और ये दाव टेक्निक बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये डी क्लास मिडिल लेवल की दाव टेक्निक है और कहा जाता है कि इस दाव टेक्निक को एक इलायर दोजुम लेवल का किसी फेक्शन का एंसेस्टर यूज किया करता था और उसने बहुत सारे कंट्री पर इस दाव टेक्निक की हेल्प से कब्जा कर लिया था। अब सावियन उस रूलर दाव टेक्निक का सुनकर सीधा होकर बैठ जाता है और अब इसके साथ ही वो ओल्ड मैन बताता है कि ये रूलर दाव टेक्निक को हम 6 ज्वाइन बॉडी फ्लैक्स रूलर डी क्लास मिडिल लेवल दाव टेक्निक कहते हैं और इसको 6 ज्वाइन नामी दाव जोंग जी ने क्रिएट किया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावियन हैवी रूलर स्वॉर्ड यूज करता है तो इसीलिए सावियन को ये दाव टेक्निक चाहिए थी। अब इसके साथ ही ब्लैक एम्बर सेट का वो ओल्ड मैन उस दाव टेक्निक की बोली 1,800,000 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट करते हैं मगर तभी सावियन कहता है कि 2,500,000 गोल्ड कॉइन्स। अब ये आवाज सुनकर सभी के लोग वीआईपी सीट पर बैठे बैठे ब्लैक कपड़े पहने सावियन की तरफ देखने लगते हैं मगर सावियन उन लोगों की परवाह नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि वो एकदम से ज्यादा बॉडी लगाएगा तो उसके लिए उतना ही अच्छा होगा और कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा। और अभी के लिए सावियन के पास पूरा 3 मिलियन गोल्ड कॉइन थे। अब दूसरी तरफ एक वीआईपी सीट पर बैठा एक ओल्ड मैन कहता है कि 2,550,000 गोल्ड कॉइन्स, जिस पर सावियन भी फौरन कहता है कि 3 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब ये सुनकर के वहाँ पर के लोगों को तो छोड़ो, मैं भी हैरान था कि सावियन अपनी सारी दौलत इस डी क्लास दाव टेक्निक पर लगाने के लिए तैयार था। अब सावियन को अपनी बोली इतने ज्यादा बढ़ा देने से सभी के लोग सोच रहे थे कि यार इस दाव टेक्निक को खरीदना बेवकूफी होगा क्योंकि कोई भी टायर लेवल 6 की एल्केमिस्ट से पंगा नहीं लेना चाहेगा और तो और इस टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट के साथ एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर भी है। अब इसके साथ ही वो ओल्ड मैन फिर से अपना बॉडी लगाने लगता है लेकिन तब भी उसके साथ खड़े फ्रेंड्स उसको रोक कर कहता है कि हमारे लिए इस बंदे को ऑप्टेन करना ठीक नहीं होगा। अब दूसरी तरफ वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन कहता है कि 3 मिलियन और 1, 3 मिलियन और 2 और 3 मिलियन। अब इससे पहले वो तीसरा हथौड़ा मारता उसके साथ ही एक आवाज आता है 3 मिलियन एंड 100,000 गोल्ड कॉइन्स और ये बोली और कोई नहीं बल्कि सावियन के ब्रदर साउली ने लगाया था। और साउली ये नहीं जानता था कि ये ब्लैक कपड़े वाला सावियन है और साउली ये जानता था कि उसका छोटा भाई सावियन हैवी रूलर स्वॉर्ड को यूज करता है और ये रूलर दाव टेक्निक सावियन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी और ये रूलर दाव टेक्निक सावियन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ा भी देगी। और आज साउली ये रूलर दाव टेक्निक को खरीद कर हर हाल में सावियन को देना चाहता था। अब साउली की बोली सुनकर बहुत सारे साउगेट के एनिमी जैसे कि डिमन फ्लेम वैली के लोग हॉस्टलर सुकियान और साउली को देखकर कहते हैं कि आज ये साउगेट अपनी मौत आप ही मरेगा क्योंकि इन्होंने आज तो टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट और इस सफेद बालों वाली दावजुंग लेवल के एंसेस्टर को ऑफ्टेन कर दी है। अब ये लोग तो बचेंगे नहीं। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक स्माइल के साथ कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब ये दोनों भाई एक आपस में बॉडी लगाएंगे। और साउली किसी टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट को और किसी दावजुंग लेवल के एंसेस्टर को ऑफ्टेन करना तो नहीं चाहता था मगर उसने ये सिर्फ अपने भाई सावियन के लिए लिया था। मगर वहाँ बाकी के लोगों को कहाँ पता था कि साउली सावियन का भाई है। अब ये देख करके तो सावियन को भी ये बात दिल पर लगती है और फिर सावियन बॉडी लगाना बंद कर देता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसका भाई ये रूलर दाव टेक्निक उसके लिए ही खरीद रहा है। अब जब सावियन बॉडी लगाना छोड़ देता है तो सभी लोगों को लगता है कि अब तो ये साउली गया काम से। और इधर साउली भी खुद घबरा गया था और वो कहता है कि यार पता नहीं बाहर जाकर ये एल्केमिस्ट मेरे साथ क्या करेगा। मगर बात जो भी हो अब ये रूलर दाव टेक्निक साउली की हो जाती है। और अब इसके अलावा सावियन उस ऑक्शन से अपने लिए 3 मिलियन गोल्ड कॉइन से बहुत सारे स्पिरिचुअल रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खरीद लेते हैं। मगर सावियन को अभी के लिए उम्मीद थी कि उसको इस ऑक्शन में से रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर गोल्ड मिल जाएगा मगर ऐसा नहीं होता। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर सावियन को उदास देखती है तो वो सावियन को तसल्ली देती है कि इस ऑक्शन से क्या हुआ अगर रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोड नहीं मिला तो चलो कम से कम बुद्धिश्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तो मिल ही जाएगा ना। अब इसके साथ ही वहाँ पर एक डार्क शैडो स्किल की बॉडी लगती है जिसको सावियन लेना तो चाहता था मगर अभी के लिए सावियन मास्टर याओलाओ का दिया हुआ फ्लेम मंत्रा की मेथड प्रैक्टिस कर रहा था जो कि हेवनली फ्लेम को लेने से ही स्ट्रॉन्ग होता था। अब सावियन हेवनली फ्लेम का सोचकर पास्ट की यादों में खो जाता है और उसको अपनी मास्टर याओलाओ का याद आने लगता है जहाँ पर मास्टर याओलाओ सावियन को हर जगह गाइड किया करते थे और उनकी हेल्प किया करते थे। और अब जैसा कि मास्टर याओलाओ तो हॉल ऑफ सोल के हाथों पकड़े जा चुके हैं तो अभी के लिए सावियन को हेवनली फ्लेम की इन्फॉर्मेशन का और उसके लोकेशन का फर्स्ट लेयर सुकियान ही बता सकते थे। अब इधर शैडो स्किल की प्राइस 9 मिलियन तक पहुंच गई थी। अब इस शैडो स्किल को एक लंबी नाक वाला बंदा खरीद लेता है जिसका की नाम यिंग सैन था और ये यिंग सैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब इसके साथ ही वो ऑक्शन वाला वर्ल्ड मैन कहता है कि अब मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस चीज लाने लगा हूँ इसलिए अपनी कमर की पेटियां बांध लो। अब इसके साथ ही वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट से पेयर होकर जमीन फाड़ कर कोई बहुत ही बड़ी चीज निकालने लगते हैं मगर इधर लिटिल गर्ल जिया उस चीज को बाहर निकलने से पहले ही कुछ सेंस करते हुए कह देती है कि वहाँ एक किसी मैजिकल बीस्ट का लहास है। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात को सुनकर सावियन भी हैरान था। अब इधर हम उस ऑक्शन स्टेज पर बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट को देखते हैं जो कि अभी के लिए कपड़ों से ढका हुआ था और जब उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर से कपड़े को हटाया जाता है तो हमें एक बड़ा सा मरा हुआ मैजिकल बीस्ट देखने को मिलता है और ये मैजिकल बीस्ट बहुत अर्से पहले ही मर गया था जिसके वजह से उसकी हड्डियां और मांस पूरी
पूरी तरह से सूख गए थे, मगर इस मैजिकल बीस्ट के विंग के हड्डियों में से अभी भी एक ग्लो निकल रहा था। अब साउयन उस ग्लो को देखकर सोचता है कि ये मैजिकल बीस्ट जरूर कोई हाई रैंक का मैजिकल बीस्ट है, जो इसकी हड्डियों में अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी है। अब वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन बताता है कि इस मैजिकल बीस्ट की लाश हमें जंगल से मिली थी और ये मैजिकल बीस्ट रैंक 8 को ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब था। मतलब कि ये मैजिकल बीस्ट किसी भी इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर के बराबर है। और साउयन की नजर फिर से उस मैजिकल बीस्ट की विंग पर पड़ती है और फिर साउयन को याद आता है कि जो उसने यंग लुआ टियान को क्वीन मेदुसा की हेल्प से किल करने के बाद जो ये स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स की टेक्निक हासिल की थी, तो साउयन सोचता है कि अगर मैं इस मैजिकल बीस्ट की विंग्स का यूज इसे स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स के साथ करूं तो मैं एक पावरफुल फ्लाइंग विंग्स बना पाऊंगा, जिसको कि इवन के एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर भी अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। और फिर साउयन सोचता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कोई ऐसा अपोनेंट मिल गया जो मुझे धोना चाहे, मैं उससे इजीली बचकर इन विंग्स की मदद से स्पीड से भाग सकता हूँ। अब साउयन सोचता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट की बोन विंग से अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ये जरूर कोई बहुत ही ज्यादा एंसेंट स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट है। और इधर साउयन के पास बैठी लिटिल गर्ल जिया उस मैजिकल बीस्ट की लाश को देखकर काफी जाती है, जिस पर साउयन उससे पूछता है कि पिद्दी तुम ठीक तो हो, जिस पर लिटिल गर्ल जिया पहले तो कहती है कि मुझे इस मैजिकल बीस्ट की लाश को देखकर अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जो सुनकर साउयन हैरान था और वो सीरियस होकर लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि कहीं इस मैजिकल बीस्ट का तुम्हारे साथ कोई रिलेशन तो नहीं, या कहीं ये मैजिकल बीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई एक तो नहीं। जिस पर लिटिल गर्ल जिया गुस्से में साउयन को देखकर कहती है कि ये मैजिकल बीस्ट के साथ तुम्हारा रिलेशन होगा, मेरा नहीं। और फिर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि मुझे इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट से ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे कि ये मैजिकल बीस्ट और उसकी रेस मेरी रेस का कोई खतरनाक दुश्मन हो। अब साउयन ये सुनकर एक सुक्का सांस लेता है और कहता है कि शुक्र है ये मैजिकल बीस्ट और उसकी रेस तुम्हारे रिलेटिव नहीं है और ये तुम्हारे दुश्मन है, वरना मैं इसके बोन विंग से कभी भी अपने लिए फ्लाइंग विंग्स बनाने का सोचता भी नहीं अगर ये तुम्हारे रिलेटिव होते तो। अब साउयन लिटिल गर्ल जिया के सर पर हाथ रखकर कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा है, जिस पर लिटिल गर्ल जिया साउयन से गुस्से में कहती है कि हाँ, और अब बहुत सारे वीआईपी सीट पर बैठे लोग और इवन के डिमेन फ्लेम वैली के लोग भी इस मैजिकल बीस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। अब इधर ब्लैक एम्पर सेट के वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन कहता है कि फ्रेंड्स मेरा यकीन करो, मैंने इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी को छेड़ा भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि इस मैजिकल बीस्ट की बॉडी में रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर है भी या नहीं। अब सभी के वीआईपी लोग ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस मैजिकल बीस्ट की हड्डियों से बहुत सारे वेपन्स बना सकते हैं, मगर सारी बात उस मॉन्स्टर कोर की थी जो कि रैंक 8 का मॉन्स्टर कोर था। अगर वो किसी को मिल जाए तो वाला क्या चाहिए उसे। अब इसके साथ ही एक बंदा उस ऑक्शन वाले ओल्ड मैन से कहता है कि बकवास बंद करो और इस मैजिकल बीस्ट की लाश की प्राइस बताओ, जिस पर वो ओल्ड मैन सबको बताता है कि सभी के कस्टमर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस मैजिकल बीस्ट की लाश कितनी ज्यादा कीमती है, तो हम इसको गोल्डन क्वीन से नहीं बेचेंगे, इसलिए अब हम इस लाश को देने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करेंगे। मतलब कि ये मैजिकल बीस्ट को वही लेकर जाएगा जिसके बदले में हमें कोई अच्छी दाव टेक्निक या फिर कोई अच्छी मेडिसिनल फील वगैरह देगा। अब इधर वीआईपी सीट पर जो भी बैठे थे उसके पास जो भी रेयर ट्रेजर्स थे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रेजर्स बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में यूज करने के लिए रखे थे। वो इस तरह उन ट्रेजर्स को इस मैजिकल बीस्ट की लाश पर नहीं लगा सकते थे। अब वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन एक स्माइल के साथ उसी हॉल में खड़े थे, मगर तब भी वो ओल्ड मैन कुछ वीआईपी सीट पर बैठे लोगों की बात सुनता है, जो कि कह रहे थे कि यार ये मैजिकल बीस्ट सिर्फ सूखी हुई हड्डियों का ढांचा है। हमने अभी अभी एक सीक्रेट मेथड का यूज करके डिटेक्ट किया है कि इस मैजिकल बीस्ट की लाश में कोई भी ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है, और तो और इस मैजिकल बीस्ट में 5 से 6 ड्रॉप ही ब्लोड होगा, जो कि हमारे कोई काम का नहीं। और तो और रही बात रैंक 8 की मॉन्स्टर कोर की, तो हमने ऐसा कोई भी इस मैजिकल बीस्ट की लाश में सेंस नहीं किया। और गाइस मानो अगर ये मैजिकल बीस्ट अभी जिंदा होता तो यहाँ पर साउयन समेत सभी की इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को अच्छी तरीके से धोने लगती है, क्योंकि ये मैजिकल बीस्ट एक तो दोजोंगजी के बराबर का था और दूसरा ये एक एंसेंट मैजिकल बीस्ट था, जिसके क्लैन वालों के साथ आने वाले टाइम में साउयन से बहुत ही खतरनाक लेवल का फाइट होने वाला है। और अब इधर इस मैजिकल बीस्ट की लाश की बोली स्टार्ट हो जाती है, मगर कोई भी इस मैजिकल बीस्ट की लाश को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मैजिकल बीस्ट की लाश सिर्फ बेकार ही है। मगर तब भी साउयन कहता है कि 1 दाओ स्पिरिट पिल और 1 माइटी हुआंग पिल में इस मैजिकल बीस्ट के लाश के बदले में देने के लिए तैयार हो। अब माइटी हुआंग पिल और दाओ स्पिरिट पिल का सुनकर सभी के लोग हैरान थे और कह रहे थे कि यार इस पिल से दोवांग और दोवांग लेवल के वॉरियर्स एक स्टार बहुत ही इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, और जहाँ लोगों को सालों लग जाते हैं अपना 1 स्टार बढ़ाने में, वहाँ ये दोनों पिल्स पल भर में किसी भी दोवांग और दोवांग लेवल के वॉरियर का 1 स्टार इजीली इंक्रीज कर देते हैं। अब सभी के वीआईपी एक्सपर्ट साउयन को देखकर कहते हैं कि ये बंदा सच में एक टायर लेवल 6 का स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट है। और अब इधर वो ऑक्शन वाला ओल्ड मैन साउयन की तरफ देखकर सभी से कहता है कि इस मिस्टर ने 1 माइटी हुआंग पिल और 1 दाओ स्पीड पिल इस मैजिकल बीस्ट के लाश पर लगाई है, क्या कोई और भी है जो इससे बड़ी बॉडी लगा सके। अब इसके साथ ही एक एक्सपर्ट साउयन से डरते हुए उस ऑक्शन वाले ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं इस
इस लहाज के बदले में एक डी क्लास लो लेवल दाव टेक्निक देने को तैयार हो। मगर तब भी वो वर्ल्डमैन कहता है कि ये डी क्लास लो लेवल दाव टेक्निक काफी काम की हो सकती है, मगर ये इन मिस्टर की माइटी हुआंग पिल और दाव स्पीड पिल से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकती है। और इस एक्शन में इस मैजिकल बीस्ट के लहाज पर कोई भी बोली नहीं लगाते हैं। मगर तब भी डिमन फ्लेम बेली का फर्स्ट अलर्ट फैंग डैंग अपने साथियों से डिस्कस करने के बाद उठकर कहता है कि मैं इस मैजिकल बीस्ट के लाश के बदले में डी क्लास मिडिल लेवल की दाव टेक्निक देने को तैयार हूँ। और हाँ, इसको रिजेक्ट करने से पहले इस दाव टेक्निक के फायदे सुन लो। अब फैंग डैंग सभी को बताता है कि मेरे ये दाव टेक्निक फ्लेम क्रिएटिंग स्किल है। इस दाव टेक्निक से हम किसी भी फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और इस दाव टेक्निक का यूज सिर्फ हायर एफएनटी वाले एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। और इस टेक्निक के यूज से कोई भी एक्सपर्ट अपनी बॉडी की दाव की कोई एनर्जी फायर में बदल सकते हैं और इसको अपनी की मेथड से भी मर्ज कर सकते हैं, जिससे उस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और इस एनर्जी फायर की पावर तब के टाइम किसी भी हेवनली फ्लेम से कम नहीं होती। और इधर सभी के लोग फैंग डैंग की ये बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन सबको हेवनली फ्लेम की पावर और डिस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से पता था। और इधर साउयन के दिन में भी फैंग डैंग के इस फायर क्रिएशन दाव टेक्निक को लेकर मन में लड्डू फूट पड़ता है, क्योंकि साउयन के पास अभी के लिए अपनी 2 हेवनली फ्लेम थी और आने वाले टाइम में साउयन के पास और भी बहुत ही ज्यादा हेवनली फ्लेम्स उसके बॉडी में आ जाएगा। तब साउयन को उन हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए साउयन अपनी गंदी वाली नजर डिमन फ्लेम बेली के फैंग डैंग की उस फायर क्रिएशन दाव टेक्निक पर रख लेती है। मगर तभी वहाँ ऑक्शन स्टेज पर मुतियांग जिंग पेयर होकर हंसते हुए फैंग डैंग से कहता है कि डिमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लेयर आपकी ये फायर क्रिएशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी, मगर इसको यूज करने के बाद बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और अगर कोई भी इसको दिन में 2 या 3 बार यूज करे तो वो बंदा मर भी सकता है। और मेरे ब्लैक एम्बर सेट के पास उतने एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि मैं खुद ही उनकी मौत के घाट उतार दूं। अब मुतियांग जिंग की ये बात को सुनकर फैंग डैंग को दिल ही दिन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो मुतियांग जिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आप क्या चाहते हो, मैं इस सूखी हुई हड्डियों के ढांचे पर और भी कोई वैल्यूएबल चीज की बोरी लगा दूं, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला। जो सुनकर मुतियांग जिंग की अंदर बाहर से जल जाती है और वो फिर साउयन की तरफ एक स्माइल के साथ देखकर साउयन से कहता है कि फ्रेंड, यहाँ पर सभी लोग बहुत सियाने हैं, इसलिए मैं खुद इस मैजिकल बीस्ट के बदले में आपसे 5 दाव स्पिरिट पिल और 4 माइटी हुआंग पिल लेने की डिमांड करता हूँ। अब हॉल में बैठे सभी के लोग ये सुनकर कहता है कि यार ये मुतियांग जिंग तो बहुत ही ज्यादा हरामी है, इसको तो नाली में डूबकर मर जाना चाहिए जो इस मैजिकल बीस्ट की लाश के बदले में इतनी हाई प्राइस मांग रहा है। मगर साउयन इसका भी बाप था और फिर साउयन कहता है कि मैं इस मैजिकल बीस्ट के लहाज के बदले में 3 दाव स्पिरिट पिल और 1 माइटी हुआंग पिल दूंगा, जिस पर मुतियांग जिंग कहता है कि नहीं 4 दाव स्पिरिट पिल और 3 माइटी हुआंग पिल, जिस पर साउयन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना बहुत आसान है, अब मैं तुमसे और बहस नहीं करने वाला, तुम्हें सिर्फ 3 दाव स्पिरिट पिल और 2 माइटी हुआंग पिल इस लहाज के बदले में दूंगा। और फिर साउयन कहता है कि अगर तुम्हें इस पर भी कोई इतराज है तो मुझे भी इस सड़ी हुई मैजिकल बीस्ट की लहाज को खरीदने की कोई शौक नहीं, क्या पता इस मैजिकल बीस्ट की लहाज में मुझे कुछ फायदा भी ना हो। जिस पर मुतियांग जिंग जल्दी से साउयन से कहता है कि ठीक है मिस्टर, मुझे मंजूर है। जिसके बाद साउयन सबके सामने 5 मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल कर मुतियांग जिंग की तरफ बढ़ा देता है और अब इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट की लहाज की नया मालिक साउयन था। और इधर बाकी के वीआईपी लोगों को लग रहा था कि साउयन ने घाटे का सौदा किया है, मगर किसी को कहाँ पता था कि साउयन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और साउयन ने घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा किया है, क्योंकि अगर साउयन ने इस मैजिकल बीस्ट की विंग को रिफाइन कर लिया तो कोई भी डोजोंग लेवल का एंसेस्टर साउयन को पकड़ भी नहीं पाएगा। और अब इसके बाद बारी आती है बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा की बॉडी लगने की, जो यहाँ पर सभी के लोग ऑक्शन में इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अब मुतियांग जिंग अपने हाथों में एक सोने का ग्लव्स पहनकर सभी लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर आज सिर्फ इसी चीज के लिए आए हुए हैं। और अब इधर ब्लैक एम्बर सेट के पास 2 वांग लेवल के एल्डर्स जल्दी से उस ऑक्शन स्टेज के आसपास एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना लेता है, क्योंकि मुतियांग जिंग किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में अगर किसी के पास कोई ट्रेसर हो तो समझ जाओ उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, क्योंकि सारे लोग उसके जान के पीछे और उसकी ट्रेसर के पीछे पड़ जाते हैं। और तो और ये बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तो बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेसर था, तो इसलिए इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को हिफाजत करना तो मुतियांग जिंग पर बनता ही था। और अब इधर मुतियांग जिंग उस फॉर्मेशन के अंदर एक बॉक्स को लाता है और उस बॉक्स को खोलकर सभी को बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा दिखाता है, जिसमें एक जेड ग्रीन कलर का सब्सटेंस इधर उधर मूव कर रहा था। और जब सभी के लोग इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखते हैं तो उन्हें देखकर सभी के मुंह में से पानी आने लग गया होता है। और वहाँ सारे स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर कुत्तों की तरह अपनी सीट्स पर से खड़े होकर उस ऑक्शन स्टेज के आसपास जमा हो जाते हैं, जो देखकर मुतियांग जिंग भी डर जाते हैं और वो उन सभी को शांत करने लगते हैं। और इधर साउयन भी और लिटिल फेई डॉक्टर भी उस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। अब इधर मुतियांग जिंग सभी को ऑक्शन स्टेज से दूर हटाने को कहकर सभी लोगों को कहता है कि अब मैं इस बॉडी लगाने के अंदाज को बदल दूंगा और सभी को बारी बारी से इस फॉर्मेशन में बुलाऊंगा और आप लोग मुझे वो चीज दिखाओगे जो कि आप इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में देना चाहते हो। और अगर वो इस बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बराबर की हुई या मेरे बहुत ही ज्यादा काम की हुई तो हम उसे ये बुद्धिस्ट पावर्टी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को उस चीज के बदले में उस खुशकिस्मत आदमी के हवाले कर
दूंगा। और हाँ, इस फॉर्मेशन में आपको अकेले आना होगा और हमारे ब्लैक एम्पर सेट के रूल्स को हर किस ना तोड़ना। तो चलिए हम बोली स्टार्ट करते हैं। अब एक ओल्ड मैन दोजोंग लेवल का एंसेस्टर अपनी वीआईपी सीट से सबसे पहले उठकर उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है और इधर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि साउयन तुम इस लाइट पिलर में मत जाना, मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि क्या पता मुतियांग जिंग जैसे लोमली तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। मगर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर को परेशान ना होने का बोल देता है, क्योंकि मुतियांग जिंग इतने लोगों के सामने कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। और अब इधर उस लाइट पिलर से वो बंदा बाहर आ जाता है और उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि मुतियांग जिंग ने उसको उसकी ऑफर की गई चीज के बदले में बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब बहुत सारे वीआईपी लोग उस लाइट पिलर में जाकर ना उम्मीद होकर लौट आता है, मगर तभी वहाँ पर वही लंबी नाक वाला यिंग सैन जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, वो उस लाइट पिलर में बड़े स्पीड के साथ एंटर हो जाता है, जिसको देखकर साउयन समझ जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है। और थोड़ी देर के बाद वो लंबी नाक वाला यिंग सैन भी उस लाइट पिलर से बाहर आ जाता है और अभी के लिए उसके फेस पर एक स्माइल थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा उसी को मिलेगा। अब इसके बाद डीमन फ्लेम बेली के फर्स्ट लेयर फैंग डैम उस लाइट पिलर में एंटर हो जाते हैं और फिर वो 2 मिनट बाद मुतियांग जिंग से बात करके वापस भी आ जाता है और उसके फेस पर भी एक स्माइल थी। अब इसके बाद साउयन का ब्रदर साउली उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है, मगर वो भी 2-3 मिनट के बाद नाउमीद होकर बाहर आ जाता है, जिस पर साउयन भी सोचता है कि यार अभी साउगेट को बनाए हुए 2 साल ही हुए हैं, भला हमारे पास क्या चीज होगी जो इस बुढ़े मुतियांग जिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। अब इसके बाद साउयन अपनी सीट से खड़े होकर उस लाइट पिलर में एंटर हो जाता है और यहाँ पर सभी के वीआईपी लोग साउयन के एक्शन का ही वेट कर रहे थे। और अब इधर उस लाइट पिलर में मुतियांग जिंग जब साउयन को देखते हैं तो वो साउयन को बीट करके कहता है कि मिस्टर यान साओ फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, मैं आप ही का वेट कर रहा था। और फिर मुतियांग जिंग साउयन का इंट्रोड्यूस किसन से करवाता है, जिसकी बेइज्जती साउयन ने 3000 मेडिसिनल शॉप में की थी। अब मुतियांग जिंग साउयन को ऐसे देख रहा था कि जैसे कि मानो वो साउयन से ही मरवाएंगे, मगर उसे कहाँ पता था कि साउयन कोई मामूली ठरकी नहीं बल्कि सारे जो किसी को भी मार लेते मार देते हैं। अब साउयन वहाँ बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को देखकर कहता है कि क्या यही बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है, जिस पर मुतियांग जिंग हंसते हुए कहता है कि हाँ मिस्टर यान साओ, और क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर यान साओ इस बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में आप क्या ऑफर करना चाहेंगे। जिस पर साउयन जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग में से एक मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है, जिसका की नाम जोम ब्रेकिंग पिल है। अब जोम ब्रेकिंग पिल का सुनकर मुतियांग जिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहता है कि क्या ये सच में जोम ब्रेकिंग पिल है, क्योंकि मुतियांग जिंग भी जानते थे कि जोम ब्रेकिंग पिल से कोई भी दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकता है, मगर उसमें 10% चांसेस उस पिल की वजह से बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मुतियांग जिंग का बेटा मुया जो कि इसका सक्सेसर भी है, तो मुतियांग जिंग अब ये चाहता था कि उसका बेटा भी जल्दी से दोजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ले, क्योंकि ब्लैक एम्पर सिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन में अभी तक सिर्फ पीसी की वजह से बचा हुआ था, क्योंकि उस ब्लैक एम्पर सेट में एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था जो कि मुतियांग जिंग खुद था। और अगर कल को यहाँ इस सेट में 2 इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर होंगे तो उनका मुकाबला शायद ही कोई ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई फेक्शन कर पाएगा। अब मुतियांग जिंग खुशी के मारे साउयन की वो मेडिसिनल पिल अपने एल्केमिस्ट किसन से दिखाता है, जिसे देखकर किसन कहता है कि यह सीपीएस सच में जोम ब्रेकिंग पिल है और ये एक टायर लेवल 6 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो सुनकर मुतियांग जिंग और भी ज्यादा खुश हो गया था। और वो साउयन से पूछता है कि जो मेडिसिनल पिल 2 दिनों पहले मिस्टर यान साओ आपने बनाई थी, ये जरूर वही मेडिसिनल पिल होगी, मुझे इसी जोम ब्रेकिंग पिल का ही तो जरूरत थी। अब मुतियांग जिंग साउयन को अपनी सीट पर वापस भेजकर कहता है कि मिस्टर यान साओ आप अपनी सीट पर वेट करें, क्योंकि मुझे अपनी एल्डर से मिलकर फैसला करना होगा कि कौन सी चीज मुझे इस बुद्धिस्वा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बदले में लेनी चाहिए। लेकिन तब भी लिटिल फेई डॉक्टर वहाँ पर अचानक से आ जाती है और मुतियांग जिंग से कहती है कि अबे ये वीडियो खत्म हो रहा है, जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने एल्डर से बाद में फैसला करना, तुम पहले जाओ साउयन के साथ खोपची में। और जब तक साउयन मुतियांग जिंग को लेकर गए खोपची में, तब तक मैं चला लिटिल फेई डॉक्टर को लेकर खोपची में। और अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आ जाना, तब तक के लिए बाय बाय।